Everybody, good morning. My students, I self Kishore Ram Chaudhary. Online class, ABM School, Malhotra, class 10th, subject हिंदी, lesson number 13. वो है अपना स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कल अपन ने बच्चों ये पढ़ा था इस लेसन के दौरान कि वर्तमान स्थिति और प्राचीन स्थिति में वर्तमान समय में और प्राचीन समय में स्त्रियों की क्या दशा थी, क्या स्थिति थी। प्राचीन समय में स्त्रियों को शिक्षा देना लोग क्या समझते थे? एक अपमान समझते थे। पाठ के परिचय के अंदर अपन ने पढ़ा कि यदि स्त्रियों को अपन शिक्षा देंगे तो घर की इज्जत गवा देंगे या स्वयं की इज्जत गवा देंगे। लेकिन आज के समय में उसी परंपरा का त्याग करते हुए हर एक आदमी महिलाओं को, स्त्रियों को पढ़ाना चाहा। और आज चाहे आप राजनीतिक स्तर पे देखिए, चाहे सरकारी दफ्तरों में देखिए, किसी भी कार्यालय में, निजी में, व्यापार में, किसी में भी देखिए, शिक्षा के स्तर में देखिए, हर जगह स्त्रियों का क्या है, बोलबाला है, बालिकाओं का, महिलाओं का, सब जगह अपने स्थान लिए हुए हैं। हर पद पर आपको मौजूद मिलेंगे। तो इसी के साथ लेखक कहते हैं कि ऐसी परंपराओं के चलते कई ऐसे लोग भी होते हैं जो हीन भावना रखते हैं, दकियानुसी होते हैं, चापलूसी होते हैं और ऐसे रूढ़िवादी परंपराओं से भरे पड़े होते हैं जिनके अंदर ये परंपरा जागृत होती है और स्त्रियों को पढ़ाना में क्या समझते हैं, यानी पढ़ाना उनको उचित नहीं लगता, यानी बेइज्जती समझते हैं। तो बच्चों देखिए, आज अपना लेसन शुरू होता है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शौक की बात है, गर्व की बात क्या कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। यानी आज भी इस जमाने के अंदर, इस समय के अंदर ऐसे और भी लोग कई जगह मौजूद है कि स्त्रियों को पढ़ाना होगा अपना क्या समझते हैं, नाश समझते हैं। किसका? अपना खुद का, और उसी के साथ साथ अपने घर का, अपने जीवन का, सबका क्या समझते हैं, नाश। किसको? किस कारण से? यानी स्त्रियों को शिक्षा देने के कारण। अंडरलाइन कर देना बच्चों। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग यानी पढ़े लिखे इंसान, वो भी क्या समझते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, यानी बाहर नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता क्या है, संकीर्ण, यानी छोटी मानसिकता है। इसी की वजह से ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों के अंदर, शायद कॉलेजों के अंदर अध्ययन किया है, शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र के बारे में जानते हैं, यानी बड़े बड़े ग्रंथों को, गीता, महाभारत वगैरह सब अच्छी तरीके से पढ़ ली है, और संस्कृत के जो ग्रंथ साहित्य जो कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं, जो पाणिनि के द्वारा लिखे गए हैं, अष्टाध्यायी वगैरह, कुमार संभव वगैरह, रघुवंश वगैरह, इनका भी परिचय रखते हैं। और जिनका पेशा यानी व्यापार क्या है, उनका धंधा है, उनका पेशा है, जन्मजात क्या है, यानी कुशिक्षित यानी जो अनपढ़ है, जो निरक्षर है, उन लोगों को क्या करना, साक्षर करना। उनका ये क्या है, पेशा है, को सुशिक्षित करना, यानी उनको पढ़ाना। और कुमार्ग पे चलने वाले जो यानी बुरे कर्म करने वाले हैं, उनको सदकर्म की ओर ले आना, कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले आना, सुमार्गगामी बनाना। और अधार्मिकों को, यानी जो लोग धर्म नहीं मानते हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, उन लोगों को भी क्या बनाना, धार्मिक बनाना और उनको समझाना। ऐसी परंपरा चलाते हैं वो, ऐसे पैसे से संबंध रखते हैं, ऐसे व्यापार से संबंध रखते हैं, वही लोग आज क्या समझते हैं, स्त्रियों को पढ़ाना ही एक अच्छा नहीं लगता उनको, यानी वो अपना बेइज्जती यानी सर्वनाश करने के समान समझते हैं। तो उनके दलीलें, यानी उनके द्वारा क्या क्या तर्क है, वो देखिए, वो पढ़िए। क्या देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई थी। यानी प्राचीन समय था, उस समय नाटकों के अंदर कोई पात्र की भूमिका वगैरह निभाते थे, तो उस समय अपढ़ों की भाषा। क्यों? क्योंकि पहले जमाने के अंदर एक संस्कृत भाषा होती थी और एक होती थी प्राकृत भाषा। कौन सी होती थी बच्चों? संस्कृत, जो आज भी अपन भी पढ़ते हैं, और एक होती थी प्राकृत भाषा।
तो संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा थी वो थी विद्वानों की भाषा। किसकी थी बच्चों? विद्वानों की भाषा। और जो प्राकृत भाषा थी वो थी अनपढ़ों की। किसकी थी? अनपढ़ों की। जो अनपढ़ होते थे, जो निरक्षर होते थे। जिस प्रकार आज पढ़ा लिखा इंसान यदि एक किसी शिक्षित वर्ग के सामने अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा कौन सी बच्चों, कौन सी? हिंदी। हिंदी तो है लेकिन अपनी मातृभाषा कौन सी? मारवाड़ी, राजस्थानी। उसमें यदि बात करता है तो सामने वाला क्या समझता है कि ये तो गवार होगा। क्या होगा? अरे कोई जरूरी नहीं कि राजस्थानी बोलता है, मारवाड़ी बोलता है, क्या वो उसको हिंदी नहीं आती? ये कोई जरूरी नहीं। उस भाषा के आधार पर अपन किसी को अनपढ़ नहीं कह सकते। तो ध्यान दीजिए क्या तर्क है उनका। देखिए कि प्राचीन समय के अंदर जो कवियों के द्वारा जो नाटक लिखे गए थे वो स्त्रियों की अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई। यानी ऐसे भी नाटक है जो प्राकृत भाषा में भी लिखे गए। कोई जरूरी नहीं कि सब के सब ग्रंथ है वो सारे किसमें? संस्कृत में लिखे हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इससे प्रमाणित है, इसमें सत्य साबित यह होता है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। उस यानी लेखक कह रहा है कि यदि प्राकृत में किसी ग्रंथ के अंदर बात की हुई है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय, यानी उस समय क्या, जब ग्रंथ लिखे गए थे बड़े बड़े, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की या फिर यानी परंपरा ऐसी चाल चली नहीं थी। होती तो इतिहास प्रणाली में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी होती। और यदि उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की परंपरा होती तो उन्हीं इतिहास के अंदर, उन्हीं ग्रंथों के अंदर उनके कहीं न कहीं तो उल्लेख होता कि स्त्रियां पढ़ी लिखी थी, उस पद पर कार्यरत थी, ऐसा कहीं न कहीं तो लिखा होता। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। पहला तो तर्क ये था। अब दूसरा तर्क क्या कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, यानी स्त्रियों को पढ़ाने से कोई भला नहीं होता, अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख के, और गवारों की भाषा यानी उसने श्लोक लिखा था किसमें? प्राकृत भाषा की। कौन? शकुंतला। तो वो भी क्या थी, कम पढ़ी थी, लेकिन उसने अपने गौरव की भाषा में एक लिखित तो गौरव श्लोक लिखा उसने, उसका अर्थ समझा, तो उसको अपन कह सकते हैं कि वो अनपढ़ थी? नहीं कह सकते। तो इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य किसके लिए? अपने होने वाले स्वयंवर के लिए, यानी दुष्यंत के लिए कहे थे क्या कि वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। यानी दुष्यंत के लिए जो कटु सत्य कहा था, उनको दुत्कारा था, तो उससे साबित होता है कि वह सब किसका परिणाम? क्या दुष्परिणाम। यानी कौन दे रहे? जो स्त्रियों को पढ़ाने के विरुद्ध है वो ये तर्क दे रहे। पढ़ाने के पक्ष में वो नहीं, वो तो उनका एग्जाम्पल देंगे। देखिए कि वो कहां तक पहुंची थी, उसने कुछ भी गलत सहन नहीं किया था, उसी पर। अब तीसरा तर्क देखिए कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। यानी जिस भाषा में श्लोक लिखा था, मैंने पहले ही कहा था, वो कौन सी भाषा? अनपढ़ों की उस समय में कौन सी भाषा हुआ करती थी? प्राकृत हुआ करती थी। कौन सी भाषा हुआ करती थी? प्राकृत। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को क्या करना है? बर्बाद करना है। तो क्या कहते हैं लेखक कि जो तर्क दे रहे हैं शिक्षित होते हुए भी स्त्रियों को पढ़ाने के विरुद्ध है, वो कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना यानी अपढ़ गवारों की भाषा पढ़ाना, उससे क्या है? स्त्रियों को क्या करना है? बर्बाद करना। यानी इस तरीके की ये दलील है का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर क्या है? उपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें और लिख देते हैं। तो ध्यान देखिए कौन कौन से तर्क दिए, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ सकता है। ये 3 तर्क दिए थे किसके विरुद्ध? स्त्री शिक्षा के विरुद्ध। यानी लेखक ने कौन से 3 विरुद्ध, यानी स्त्री शिक्षा के विरुद्ध जो व्यक्तियों के विचार है, उनके मन के विचार, उन्होंने उनके नहीं पढ़ाने के प्रति क्या क्या तर्क दिए, वो ये 3 तर्क बच्चों ध्यान रखना। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं। कोई भी नाटक के अंदर जैसे अपन नाटक करते हैं, अपन मारवाड़ी बोल देते हैं या राजस्थानी बोल देते हैं, या फिर अपन हिंदी नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी बोल देते हैं, तो अंग्रेजी बोलने से अपन क्या अंग्रेज हो जाएंगे? क्या गोरे हो जाएंगे? नहीं बच्चों। तो अंग्रेजी बोल यानी मारवाड़ी बोलने से अपन किसी को अनपढ़ नहीं कह सकते। तो उसी प्रकार नाटकों के अंदर जब स्त्रियां प्राकृत भाषा में बोलती थी तो उनको अपन अनपढ़ नहीं कह सकते। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी।
अपन ये कह सकते हैं कि उनको संस्कृत आती नहीं थी, इसलिए बोल नहीं सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अनपढ़ होने का सबूत है और न ही गंवार होने का। यदि उस समय संस्कृत नहीं बोलती थी स्त्रियां तो अपन ये नहीं कह सकते कि वो अनपढ़ थी या गंवार थी, उसका कोई सबूत नहीं है। अच्छा, तो उत्तर रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा रचित में ऋषियों की वेदांत वाहिनी पत्नियां कौन कौन सी भाषा बोलती थी? वो कौन सी? वही प्राकृत भाषा बोलती थी। उत्तर रामचरित वही तुलसीदास द्वारा रामचरित का एक भाग, उसके अंदर वेदांतवादी अपने धर्म की प्रचारक जो हुए महिला वो कौन सी भाषा धर्म प्रचार करती थी? वो भी क्या करती थी? प्राकृत भाषा में करती थी। उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? उनकी संस्कृत, उनको क्या संस्कृत नहीं आती थी? कोई गंवारी यानी अनपढ़ों की संस्कृत नहीं थी। भवभूति और कालिदास, भवभूति में ने भी नाटक लिखे और कालिदास ने भी नाटक लिखे। तो नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय क्या बोलता था? संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करें। लेखक कहते हैं कि यदि कालिदास, भवभूति ने यानी उस समय में जो नाटक लिखे गए थे वो संस्कृत में लिखे गए, लेकिन उस समय यदि कोई भी पुरुष यानी हर एक पुरुष यदि संस्कृति बोलता था तो हम समझेंगे कि प्राकृत बोलने वाली महिला है वो क्या है? अनपढ़ है। अन्यथा वो भी अनपढ़ है। कौन? जो संस्कृत नहीं बोलने वाले। कौन? पुरुष। क्यों? उस समय बोलचाल की भाषा ही क्या थी? प्राकृत थी। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उसके चेले प्राकृत में ही क्यों उपदेश देते? अब दो धर्म हुए हैं सबसे बड़े। कौन कौन से? एक बौद्ध धर्म और एक हुआ है जैन धर्म। आज भी जैन धर्म के साहित्य वो है अपने को कौन सी भाषा में मिलेंगे बच्चों? प्राकृत में। बौद्ध धर्म के हैं यानी जो पाली में लिखे गए थे और उसी के साथ साथ प्राकृत में भी लिखे गए थे। किसमें लिखे गए थे? प्राकृत। तो उस जमाने के अंदर जो इन प्राकृत की भाषा की चलन थी तो अपन किस आधार पे कह सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ग्रंथ साहित्य, वो भी किसमें लिखे गए? प्राकृत में। तो महिलाओं के द्वारा प्राकृत बोलना कौन सा गंवारपन है, कौन सा अनपढ़ है कह सकते हैं। तो फिर उनके जो जैन धर्म में जो शाक्य मुनि वगैरह हुए हैं वो इस प्राकृत भाषा में संदेश क्यों देते, उपदेश क्यों देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना भी इसी प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की क्या थी? भाषा थी। यानी हर किसी लोगों की सामान्य रूप से बोलने वाली भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। इसीलिए जो जैन धर्म के तीन पिटक कौन? श्रुत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। कौन कौन से बच्चों? श्रुत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ये जो लिखे ये एक साधारण भाषा में, ये प्राकृत भाषा में नहीं लिखे होते। इसके लिखने से साबित होता है कि प्राकृत भाषा भी सर्वसाधारण भाषा थी और ये बोलने वाले को अपन अनपढ़ नहीं कह सकते। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ लिखे गए थे जो कालिदास भवभूति के द्वारा लिखे गए, तो ये यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी की प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक भी आज इस जमाने में क्या कहलाएगा बच्चों? अनपढ़ और गंवार कहलाएगा। यदि उस जमाने में जो बड़े बड़े ग्रंथ जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा जो बोल रही है कौन? स्त्री, तो उनको यदि अनपढ़ और गंवार कहते हैं तो आज के जमाने के अंदर जो बड़े से बड़े जो संपादक है, अखबार वगैरह रोजाना छापते हैं अपने घरों के अंदर, अपन बड़े से खोलकर आके फाड़ फाड़ के पढ़ते हैं, तो वो भी व्यक्ति क्या कहलाएगा? एक अनपढ़ और गंवार कहलाएगा। क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में एक बार लिखता है, क्योंकि आज का जमाना ही इसी भाषा का, कौन सा? हिंदी का। हिंदी, बांग्ला और भाषाएं आजकल की प्राकृत है। शोरसेनी, मगधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। आज के समय में हिंदी, बांग्ला है ये प्राकृत हो चुकी है और शोरसेनी वगैरह ये है उस जमाने की भाषा। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य और शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह कि आज के समय में हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी वगैरह, मराठी वगैरह पढ़कर पंडित हो जाते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसे मानी जा सकती है? किस कथन से आप सहमत हैं कि प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत
नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, अंडरलाइन कर देना। जिस समय आचार्य ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण भाषा कौन सी नहीं थी? संस्कृत नहीं थी। उस समय भी कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। कौन सी थी बच्चों? प्राकृत भाषा। चुने हुए लोग ही क्या करते थे? संस्कृत को बोला करते थे, क्योंकि वो विद्वानों की भाषा थी, कोई बोल सकता भी नहीं था। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। उसी जमाने से ही उन्होंने क्या कर दिया कि जो साधारण भाषा थी उसको तो क्या रखा? एक प्राकृत भाषा के रूप में रख दिया। हर कोई बोल सकता था, तो चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, लेकिन जिनको विद्वान वगैरह होते थे उनको साधारण रूप से कौन सी भाषा बोलने के लिए मजबूर कर दिया? संस्कृत भाषा बोलने के लिए मजबूर कर दिया। बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी में यही विराम देता हूं। अगली क्लास तक धन्यवाद।